हेलो, गुड इवनिंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम उत्तर प्रदेश वीकली करंट अपडेट में, जिसमें हम लोग बीते हफ्ते उन प्रमुख घटनाओं के बारे में एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ते हैं जो आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकती हैं। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार हमारे सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सेशंस हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको आता रहे और कोई भी ऐसी सामग्री जो परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन बीते हफ्ते हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और हम अपने हर एपिसोड में आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर पूछते हैं, जिससे कि आप खुद भी अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें और जब आप उसके आंसर के बारे में खोजते हैं तो आप कुछ अन्य चीजों की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आप अपने से भी थोड़ा सा रिसर्च करें और अपनी ज्ञान को और भी ज्यादा बढ़ाएं। तो देखते हैं कि क्या हमने आपसे प्रश्न पूछा था। सवाल है, गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग को हाल ही में सम्मानित किया है? अग्निशमन विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पशुपालन विभाग, संस्कृति विभाग। ये चार विकल्प थे। बहुत से स्टूडेंट ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद वृहद महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इस आयोजन के अंतर्गत बहुत सारी एजेंसीज को वहां पर डिप्लॉय किया गया था सुरक्षात्मक मद्देनजर से। तो वहां पर जो अग्निशमन विभाग था उसने बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर परफॉर्म किया। आपको अगर ध्यान होगा तो प्रयागराज में जब महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा था तो वहां पर आग भी लग गई थी, लेकिन इस विभाग ने काफी चतुराई से काम लेते हुए उस आग पर न केवल काबू पाया बल्कि वहां पर किसी भी प्रकार की जान और माल की हानि नहीं होने दी। तो इस तरह की जो यहां पर इनके द्वारा कार्य सराहनीय कार्य किया गया, इसी चीज को देखते हुए गोवा सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1 अप्रैल को गोवा सरकार ने जो उत्तर प्रदेश का अग्निशमन विभाग है उसको सम्मानित किया। किसके लिए? जो महाकुंभ 2025 में उनके द्वारा शानदार कार्य किया गया था। और यहीं पर देखिए कहां पर इसको, गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जहां पर उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने साल के भीतर राज्य में गरीबी उन्मूलन की योजना की घोषणा की? 2, 3, 4 या फिर 5? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अगले 3 वर्षों में पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है। यानी कि 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दावा किया, यह घोषणा किया है कि जो गरीबी है उसको उत्तर प्रदेश से इरेडिकेट कर दिया जाएगा। अब गरीबी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो गरीबी को कई तरह से परिभाषित किया जाता है। एक है सापेक्ष गरीबी, एक है पूर्ण गरीबी। तो अब सापेक्ष गरीबी की क्या डिफिनेशन है या जो पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी है इनकी डिफिनेशन क्या है, किन आधारों पर और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यहां पर बताया जा सकता है। लेकिन यह वर्क आप सभी के लिए है, होमवर्क है आपका। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पूर्ण गरीबी क्या होती है और सापेक्ष गरीबी क्या होती है, जिससे कि आप खुद भी थोड़ा सा रिवाइज कर सके इन तमाम चीजों को। तो चलिए थोड़ा सा हम इस पर बातचीत कर लेते हैं। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक समिति बनाई गई थी, अलग समिति। इसने क्या किया था कि जो ग्रामीण और शहरी स्तर रहा, ठीक है, यहां पर अलग समिति जो बनी थी 1979 में, तो इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पर पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो उसको 2400 और 2100 कैलोरी न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारण करने का कार्य किया था। तो वही अगर मतलब कहने का क्या मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर अगर हम देखें तो 2400 और 2100 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति डेली बेसिस पर ग्रहण करता है या तो ठीक है, अदरवाइज इतना अगर वो नहीं ग्रहण कर पा रहा है, इतनी कैलोरी वो सिक्योर नहीं कर पा रहा है, तो उसे गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा गया था। अब गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी की एक साधारण शब्दों में अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो गरीबी एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको जुटाने में असमर्थ होता है।
साथ ही साथ अगर हम देखें तो विश्व बैंक की बात करें तो उसने एक अलग पैरामीटर्स पर इसको डिफाइन किया है कि विश्व बैंक ने कहा कि गरीबी का अर्थ है कि खुशहाली में कमी, यानी कि हैप्पीनेस में कमी होना। तो चलिए इस पर भी हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आवास, पानी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही साथ अगले 3 सालों में राज्य से गरीबी उन्मूलन की घोषणा की है। अब साथ ही साथ गरीबी क्या है? एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन यापन करने के लिए जो वित्तीय संसाधन होते हैं या जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनका अभाव होता है। अब साथ ही साथ यहां पर देखें कि एक दूसरी डिफिनेशन की अगर बात करें तो गरीबी का मतलब क्या है कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम है कि जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता है। जबकि विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो कहा क्या मतलब है कि खुशहाली में कमी होना, हालांकि इसके साथ कुछ अन्य पैरामीटर्स या कुछ अन्य आयाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि भारत में गरीबी का अनुमान या एस्टिमेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर भारत की जो गरीबी है उसका निर्धारण जो है नीति आयोग का एक टास्क फोर्स है, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो यहां सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा है एक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अब यहां पर देखते हैं जो ये अलग समिति जिस पे हमने बात किया, इसके बाद कई अन्य समितियां भी बनाई गई, जैसे कि लाकड़वाला समिति बनाई गई थी 1993 में, तेंदुलकर समिति बनाई गई 2009 में, रंगराजन समिति 2012 में बनाई गई। इन्होंने क्या किया कि जो पॉवर्टी है उसको एस्टिमेट किया, उसका आकलन किया। अब यहीं पर रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट आई 2014 में, उन्होंने क्या कहा कि गरीबी रेखा का अनुमान शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो 1407 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो 972 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में लगाया गया था। तो ये जो रंगराजन समिति थी किससे संबंधित थी? गरीबी के आकलन से संबंधित थी। इसके अलावा लाकड़वाला, तेंदुलकर और अलग समिति, कभी कभी समितियों का नाम भी प्रश्न में पूछ लेता है, तो इन चीजों को आप लोग जरा सा देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि यहां पर आप सभी को पता है कि अप्रैल का महीना चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग त्योहार मनाए जाएंगे, जैसे कि बिहू है, इस तरह के जो त्योहार हैं। तो इसीलिए स्टडी आईक्यू आप सभी के लिए एक ऑफर लेकर के आया है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जो कि सिर्फ वैलिड रहेगा 15 अप्रैल तक। और यहां पर आप उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन बैच में, फाउंडेशन निश्चय बैच 11 में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं मात्र 9999 में। लेकिन ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 15 अप्रैल तक है और जब आप सलमान लाइव कोड का यूज करेंगे तभी ये आपको ऑफर मिलेगा। और दूसरी चीज आपको यहां पर बता दे, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि ठीक है आपको बैच में, पर सबसे जरूरी है और अहम बात होती है कि आप क्यों स्टडी आईक्यू को ज्वाइन करें। तो देखिए सबसे पहले आप सभी के लिए एक चीज हम आपको बता दें कि किसी भी परीक्षा की अगर बात करते हैं तो उसका जो आधार होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो यहां पर ये जो ऑफर है स्टडी आईक्यू, जो भी बच्चे इनरोल कर रहे हैं इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंतर्गत सलमान लाइव कोड का यूज करके, उन्हें एनसीईआरटी की क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी, यानी कि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। दूसरी चीज आपको यहां पर बता दें कि वो बच्चे जो कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे तो उन्हें फाउंडेशन की पूरी फी रिफंड कर दी जाएगी। साथ ही साथ मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग है और जो क्रैश कोर्स होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिए ऑफर्स हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीजें कि यहां पर 1-to-1 मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आप अपने आप को इनरोल करेंगे आपको एक पर्सनल मेंटोर आपको मिलेगा जो कि 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कोई भी बात आपको उनसे डिस्कस करनी है परीक्षा के मद्देनजर, या आपके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो कि हर्डल बन रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो 24/7 बेसिस पर वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। आपको यहां पर हैंड रिटन और क्रक्स नोट्स मिल जाएंगे जो कि बेस्ट फैकल्टी के गाइडेंस में प्रिपेयर किए गए हैं। 1000 आवर्स से भी ज्यादा लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। डेली आंसर राइटिंग के आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और वो कॉपीज जो है विद इन 2 डेज आपको इवेल्युएट करके एक साइंटिफिक इवेल्युएशन भी आपको दिया जाएगा जो कि शायद ही कहीं पर आपको मिले। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं सलमान लाइव कोड का यूज करके। जैसे ही इनरोल करेंगे
पर्सनल मेंटर तो मिलेगा ही, लेकिन आप मेरा कोड यूज करते हैं तो ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरी मेंटरशिप भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो व्हाई आर यू वेटिंग, जस्ट गो एंड इनरोल योरसेल्फ विद सलमान लाइफ कोड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ODOP 2.0 नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है? नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, उच्च मूल्य उत्पादों का निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, शहरी आवास परियोजनाओं का विकास, नए यातायात नियमों का क्रियान्वयन। तो सबसे पहले यहां पर ODOP की बारे में हम बात कर लें, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यह स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनवरी 2018 में लागू की गई थी या शुरू की गई थी, जिसकी काफी सराहना भी की गई है। इसके अंतर्गत हर जिले से एक उत्पाद को चुना जाएगा जिसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी और उसे न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमोट किया जाएगा, जिसके मद्देनजर जो भी पर्सनल्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जाए। ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इसी के अंतर्गत अभी यहां पर ODOP 2.0 नीति के अंतर्गत जो आपका प्रमुख यहां पर फोकस क्षेत्रों में से एक है इन चारों ऑप्शंस में से, वो है उच्च मूल्य उत्पादों का निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। यानी कि जो यहां पर ODOP 2.0 नीति जो है डिक्लेयर की गई है, उसमें ऐसे उत्पादों का जो निर्माण है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ाया जाएगा जो कि उच्च मूल्य के हैं और साथ ही साथ उनके निर्यात को भी बढ़ाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो अभी हाल में जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने क्या किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 के लिए ODOP की एक कार्य योजना तैयार की है। अब इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जो भी उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं उनके निर्माण को बढ़ावा देना है। अब इनके निर्माण को न केवल बढ़ावा देना है बल्कि उनके निर्यात को भी बढ़ावा देना है, जिससे कि राज्य सरकार का जो रेवेन्यू है वो बढ़ सके और उन रेवेन्यू को अदर डेवलपमेंट स्कीम्स में लगाया जा सके और लोगों को बेनिफिट उसका मिल सके। तो इसके अंतर्गत यहां पर हम देखते हैं कि जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के स्तर तक पहुंचाना, साथ ही साथ उनकी ब्रांडिंग करना, उनकी पैकेजिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, साथ ही साथ जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, ये सारी की सारी सुविधाएं ODOP 2.0 के अंतर्गत लोगों को दी जाएगी। उनके प्रोडक्ट को की जो क्वालिटी है उसको एनहांस किया जाएगा। अब ये स्कीम कब है? जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में। तो यहां पर देखते हैं कि और क्या क्या चीजें मिल जाएंगी इसके स्कीम के अंतर्गत। जो यहां पर सबसे पहले तो वित्त पोषण किया जाएगा, इसके अलावा कौशल उन्नयन यानी कि स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है इसके अंतर्गत, यानी कि जो भी पर्सनल्स उन उत्पादों के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनकी स्किल को और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टूल किट्स हैं वो सारी के सारी चीजें उनको वितरित की जाएंगी, उनको प्रोवाइड की जाएंगी अलग से। इसके अलावा पहले चरण में जो भी यहां पर जो सफल उद्यमी रहे हैं उनको अब द्वितीय ऋण सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे कि अगर हम बात करें तो जो उनका प्रोफेशन है, जो उनका व्यवसाय है, उसको अगले स्तर पर पहुंचाया जा सके। अब हर जिले के अंत को एक लक्ष्य दिया जाएगा और फाइनेंशियल 2024-25 में जो लंबित फाइलें हैं उनका नवीनीकरण करके उनको क्या किया जाएगा, बैंक में भेजा जाएगा, जिससे कि उनको ऋण जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके। अब यहां पर उन्नाव, बिजनौर और गोंडा में देखते हैं जो यहां पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं, इनका भी संचालन इसी नीति के अंतर्गत जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से जो है यहां पर प्रशिक्षणार्थी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देने से पहले उनका चयन भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और उन्हें अगर हम देखते हैं तो जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान है उनसे जोड़ करके उनकी स्किल इनहेंसमेंट के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश के लिए। तो इस पर जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और इसके जो भी यहाँ पर विकल्प है इनको देखते हुए सही प्रश्न का चुनाव आप करिएगा जब भी परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्कॉच पुरस्कार, सराहनीय सेवा पदक पुरस्कार, वीरता पदक पुरस्कार या राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार? तो अभी हाल ही में अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल है उसके अंतर्गत यहां पर स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। स्कॉच पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये 2003 में स्थापित किया गया था। चलिए थोड़ा सा हम इस पर भी बातचीत करते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी जो तकनीकी सेवा इकाई है उसके द्वारा एक पोर्टल बनाया गया था जिस पोर्टल का नाम है जांच अभियोजन एवं दोष सिद्धि पोर्टल।
तो इसी पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र नागरिक सम्मान पुरस्कार है, जिसे 2003 में स्कॉच समूह के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। और यह उन व्यक्तियों, उन परियोजनाओं और उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस पुरस्कार को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो फाइनेंस है, गवर्नेंस है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी है, और सामाजिक क्षेत्र में यानी कि सोशल सेक्टर में जो उत्कृष्ट कार्य इन लोगों के द्वारा, इन संस्थानों के द्वारा, इन परियोजनाओं के द्वारा किया गया है, तो उनको ये जो है पुरस्कार दे करके सम्मानित किया जाता है। इस पोर्टल के बारे में भी देख ले तो यहां पर इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर कोई भी अपराध हुआ है, उस अपराध के मामले में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है यानी कि आईओ है, उसके द्वारा उसकी जो चार्जशीट है वो सही समय पर लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है, इसकी पूरी की पूरी निगरानी जो है इस पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। तो इसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसकी तकनीकी सेवा इकाई के द्वारा इस पोर्टल का क्या किया गया है, विकास किया गया है। ये मुख्य रूप से जो भी माफिया है, पॉक्सो एक्ट जो है, बलात्कार और अन्य जो भी जघन्य अपराध हैं उनसे संबंधित जो भी मामले हैं उनकी जांच प्रक्रिया की निगरानी करने का एक महत्वपूर्ण टूल है। इसके माध्यम पर समय पर जो चार्जशीट है वो दाखिल करने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का कार्य किया जाता है। और अब तक देखते हैं तो इस पोर्टल के जरिए लगभग 85,000 लोगों को दोषसिद्ध घोषित किया गया है और 40,000 से अधिक 5 वर्ष पुराने मामलों को निपटाया गया है। तो एक तरह से कह लें कि जो जस्टिस दिलाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि पुलिस से लेकर के न्यायपालिका तक जो मामला काफी समय ले लेता था पहले, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि पहले आपकी एफआईआर होगी, उसके बाद आईओ जो है यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहले क्या करेगा, उस मामले की जांच पड़ताल करेगा और फिर उससे संबंधित जो भी चार्जशीट होगा उसको लगा करके वो न्यायालय तक पहुंचाएगा। इसमें काफी वक्त गुजर जाता था। अब चूंकि उनके ऊपर कोई ऐसे निगरानी करने वाला नहीं होता था, तो यहां पर इस पोर्टल के माध्यम से हर स्टेप पर उनके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, तो जिससे कि एक जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा तेजी लाया जा सके। और यहां पर रिजल्ट आपको दिख रहा है कि 85,000 लोगों को दोषी सिद्ध किया गया है और 40,000 से भी अधिक ऐसे मामले जो कि 5 वर्ष पुराने हैं उनको निपटाया जा चुका है। तो रिजल्ट आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस योजना के तहत सौर ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने जा रही? मुख्यमंत्री युवा साथी योजना, सखी केंद्र योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष? तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रही है। उन्हीं में से एक प्रयास ये है कि जो भी राज्य की महिलाएं हैं उनको सौर ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और ये जो दुकानें होंगी ये मुख्यमंत्री युवा साथी योजना के अंतर्गत संचालित की जाएंगी। अब यहां पर आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि ये मुख्यमंत्री युवा साथी योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसके प्रावधान है, कब इसकी शुरुआत की गई, ये तमाम सारी की सारी चीजें यानी कि इस योजना का ब्रीफ जो भी है, क्रक्स जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए इससे संबंधित हम कुछ अन्य बातों को देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहां पर महिलाओं को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाने के लिए खुदरा दुकानें चलाने के लिए मुख्यमंत्री युवा साथी योजना के तहत 3304 सौर ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इस योजना का प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके अंतर्गत जो सौर ऊर्जा से चलने वाली दुकानें हैं, खासकर रिटेल दुकानें यानी कि खुदरा दुकानें हैं, उनको स्थापित करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जिसमें जो चयनित महिलाएं होंगी वो स्वतंत्र रूप से इन दुकानों का संचालन करेंगे और इसका स्वामित्व और व्यावसायिक स्वायत्तता भी उनको इसके अंतर्गत मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश की जो 826 ब्लॉक हैं इसमें 4-4 सोलर शॉप खोली जाएंगी। महिलाओं को जो डिफरेंट काइंड्स के उत्पाद हैं उनसे भी जोड़ा जाएगा। इन उत्पादों के अंतर्गत सोलर आटा चक्की जैसी हो गई, इसके अलावा सोलर कोल्ड स्टोरेज हो गया, सोलर फूड प्रोसेसिंग मशीन्स वगैरह हो गई, इनसे उनको जोड़ा जाएगा, इनके बारे में उनको बताया जाएगा, प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी ग्राम पंचायतें, हर ग्राम पंचायतें में एक महिला को सूर्य सखी और 10,000 पर्यावरण सखियों का गठन करने का निर्णय भी लिया गया है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं एक सोलर निर्माण इकाई का स्थापना किया जा रहा है, कहाँ पर? लखनऊ में की जाएगी। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं रही। अब यहाँ पर इस योजना के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद या फिर लखनऊ? तो यहाँ पर कचरा प्रबंधन से निपटने या व्यवस्था, उसकी जो एक तरह से कह लें कि व्यवस्थित तरीके से उसका कैसे प्रबंधन किया जा सके, स्वच्छ ऊर्जा
और नवीकरणीय ऊर्जा तक सुलभता से पहुंच हो सके। साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उनको कैसे कम किया जाए, साथ ही जो भी यहां पर शहरी गैस आपूर्ति है उसको कैसे सुलभ बनाया जाए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का दूसरा और जबकि राज्य का पहला, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला व देश का दूसरा अपशिष्ट सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। ठीक है, तो अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो प्लांट होगा मुख्य रूप से जो पराली से प्रदूषण उत्पन्न होता है उसको कम करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। पराली जो कि अगर हम देखते हैं दिवाली के आसपास खूब जलाई जाती है, जिससे कि प्रदूषण जो है खूब ज्यादा हो जाता है, वहां पर वायु की गुणवत्ता काफी गिर जाती है। तो यहां पर देखिए कि पराली, मुर्गी के कूड़े, गोबर और गीले कचरे से जैव ईंधन यानी कि बायो सीएनजी का निर्माण कर किया जाएगा इस प्लांट के माध्यम से, और इसे ट्रिपल पी यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, अब किया जाएगा। और यहां पर प्रतिदिन अगर हम देखते हैं तो 21.5 टन जैव सीएनजी, 200 टन जैविक खाद और 30 मीट्रिक टन ब्रिकेट का उत्पादन किया जाएगा इस प्लांट के माध्यम से। तो यहां पर देखते हैं कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करना, नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रदूषण में कमी लाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है प्रयागराज में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है प्रदूषण के मद्देनजर। चलिए अगला प्रश्न है, 15वीं पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? लखनऊ, झांसी, कानपुर, नोएडा। तो यहां पर 15वीं जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2025 का आयोजन जो है झांसी में किया जा रहा है। झांसी की, इसे गेटवे ऑफ बुंदेलखंड भी कहते हैं, गेटवे ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता है। झांसी की रानी का शहर तो आपको पता ही है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले झांसी की लोकेशन देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं उनमें से एक जिला झांसी भी है, और इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिलों के साथ संलग्न होती है? तो आप यहां पर जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर, ये 4 जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं जो इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले जो हैं इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा या वह कौन कौन से जिले हैं जो कि झांसी के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। झांसी की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो ये तो आपको मैप पे दिख रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ये किस नदी के अंतर्गत आता है तो ये पाहुज और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, गेटवे ऑफ बुंदेलखंड कहते हैं। इससे पहले अतीत में बलवंत नगर के नाम से जाना जाता है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शहर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कठिया गेहूं यहाँ का जो है जीआई टैग प्राप्त, और वहीं सॉफ्ट टॉय जो है यहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत प्रमुख उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल था उसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो अभी यहीं पर झांसी में स्थित है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। तो यहीं से 4 से 15 अप्रैल तक जो है 15वीं पुरुष की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता है 2025 का, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 30 टीमें जो हैं भाग ले रही हैं, जिनको 3 डिवीजनों में, डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी में विभाजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जो डीबीटी है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यहां पर देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है इसके मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब यहां पर देखते हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना रही है इसने क्या किया है कि जो पहले बिचौलियों के रूप में लोग होते थे और उनके पास काफी एक अच्छा खासा अमाउंट चला जाता था, तो उस बिचौलियों को हटा करके यहां पर तकरीबन हम जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बचत करते हुए यहां पर इस पूरी की पूरी प्रणाली में काफी ज्यादा पारदर्शिता हमें देखने को मिल रही है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो 11 विभाग हैं इनकी जो 207 योजनाएं रही उनके माध्यम से तकरीबन 9.08 करोड़ लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में जो भी राशि रही है वो हस्तांतरित की गई है, और इससे 10,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है जो कि बिचौलिए लेके जाया करते थे। तो अब इसका लाभ जाहिर सी बात है कि जो राज्य की जनता है उसको मिलेगा कहीं ना कहीं से। तो देश की सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 9.2% की हिस्सेदारी के साथ जो उत्तर प्रदेश है अब देश का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक योगदानकर्ता बन गया है। ये उत्तर प्रदेश का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा योगदान है जो जीडीपी है। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को राजकोषीय स्थिति के मामले में फ्रंट रनर भी घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश को ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। चलिए यहां से आपका प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहला। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। सवाल है
पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सितारवादक, संगीतकार, कथक या फिर ए और बी दोनों। तो अगर हम पंडित रविशंकर जी की हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है बनारस में हुआ था, वर्तमान में हम वाराणसी कहते हैं। तो 7 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। तो 7 अप्रैल को अभी इनकी 103वीं जयंती मनाई गई है। ये प्रसिद्ध सितारवादक और संगीतकार दोनों थे। तो यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों सही, जबकि विकल्प डी में ए और बी दोनों दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए थोड़े से हम इनके बारे में बात करते हैं। तो 7 अप्रैल 2025 को सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म अगर हम देखते हैं तो 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था और इनका मूल नाम अगर हम देखते हैं तो रविंद्र शंकर चौधरी था। वहीं अगर हम बात करें इनके पिता का नाम श्याम शंकर चौधरी और माता जी का नाम हेमांगिनी देवी था और ये अपने माता पिता के 7वें पुत्र थे। और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने सितार सीखने के लिए मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खान से दीक्षा ली। वहीं 25 वर्ष की आयु में यहाँ पर जो सारे जहां से अच्छा है इसकी पुनः रचना इन्होंने किया था। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन जो है इन्हें विश्व संगीत का गॉडफादर कहा करते थे। और वर्ष अगर हम देखते हैं तो 1986 से 1992 तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। वहीं 11 दिसंबर अगर हम देखते हैं 2012 को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो अभी यहाँ पर इनकी 103वीं जयंती मनाई गई है 7 अप्रैल 2025 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप सभी को देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 3880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? एग्जाम्पल है आपके पास गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और बलिया। तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। इसके साथ ही साथ जो भी प्रश्न हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए उसके अंतर्गत भी आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो कोशिश करिएगा उन सवालों का भी उत्तर देने में कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ आप सभी का कोई भी सुझाव है तो आप सभी उसके लिए सादर आमंत्रित है। एक बार फिर से जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी अन्य साथी हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इसका लाभ ले सके। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए सेशन के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। और आपको एक चीज यहां पर बता दें, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल study.with सर पर। इसी नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझसे कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। अन्य परीक्षा उपयोगी चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस के लिंक, बहुत सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करने के लिए सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेरी मेंटोरशिप फ्री मिल जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।